हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए जानते हैं क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये टोटल जो टॉपिक है रिलेटेड है पिछले टॉपिक से, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हर टॉपिक एक ही मुद्दा को उठाता है और वो है कि वेपर प्रेशर जब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन का ये लोअर्ड हो जाता है कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का, उसी सारे मुद्दे पर। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग फिर वहीं शुरुआत करेंगे। एक लेंगे हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट और इसमें मिलाएंगे हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉलिड को, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्योंकि नॉन वोलाटाइल है तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इन दोनों को मिलने से एक सॉल्यूशन बनता है जो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सॉलिड का, यानी कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसको समझाया था। अब इसकी वेपर प्रेशर को हम लोग देखेंगे। इसका वेपर प्रेशर हम लेते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट का तो पी नॉट लेते हैं, इसकी वेपर प्रेशर लेते हैं तो हम लोग पी लेते हैं। तो हमने ये देखा है कि पी नॉट जो है ये ग्रेटर देन है पी से, तो इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। यहीं से शुरू होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्या है कि जब वेपर प्रेशर घट जाने का अर्थ क्या हुआ, इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पे इंटर मोलिक्यूलर फोर्स के बारे में, तो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वोलेटाइल सॉल्वेंट का लो होता है। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा उतना ही वेपर इवेपोरेट ज्यादा होगा, उतना ही वेपर ज्यादा बनेगा। और सॉल्यूशन का ये सॉलिड का वेपर प्रेशर तो हम लेंगे नहीं, चूंकि ये सॉलिड स्टेट में है। लेकिन सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा जो सॉल्वेंट का है, जितनी मात्रा सॉल्वेंट है वो तो वेपर करेगा, और ये वेपर करेगा तो इसका वेपर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इसका कम हो जाता है कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि यहां लिखते हैं कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि ये हाई होता है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उच्च होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उच्च होने के कारण हमको ध्यान देना है फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम क्यों हो जाता है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेते हैं तो होता क्या है, हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट में यहां पे जानेंगे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है। तो चूंकि सॉल्वेंट का हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी लो है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होने का अर्थ हुआ कि मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर पे है। जब मॉलिक्यूल्स दूर होगा तो इसको नजदीक आने के लिए टेम्परेचर को बहुत लो करना होगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत लो किए, इसके टेम्परेचर जो प्राप्त हो रहा है उसको T0F मान लीजिए। और सॉल्यूशन में चूंकि हाई मॉलिक्यूलर फोर्सेस है तो इसका मॉलिक्यूल्स काफी नजदीक होंगे, तो इसके टेम्परेचर को ज्यादा लो नहीं करना होगा, और ये टेम्परेचर होगा इसके टेम्परेचर की तुलना में कम होगा। मतलब ये कम मिनिमम कम में बताया जाएगा आपको। यानी कि इसका मैं बात करूं तो T0F जो है ये ज्यादा होगा T से, ठीक है, T0F ज्यादा होगा। इस पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोगों को एक ग्राफ का प्रयोग करना होगा। तो आइए जानते हैं एक ग्राफ, और ग्राफ की सहायता से हम लोग इसको समझेंगे ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। यहां पे हम ले रहे हैं टेम्परेचर, ये ले रहे हैं हम टेम्परेचर, और इस पे हम लोग लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इधर हो गया टेम्परेचर और यहां हो गया वेपर प्रेशर। तो देखिएगा एक चीज समझिए यहां पे कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में हम लोगों को सॉलिड कहीं ना कहीं, ये सॉलिड है चूंकि, तो कहीं ना कहीं सॉलिड का भी वेपर प्रेशर लेना होगा।
तो सॉलिड के वेपर प्रेशर का यूज करना होगा हम लोगों को, तभी जाकर हम लोग इसको प्रमाणित कर सकते हैं। और इसलिए भी करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, इसलिए भी करना होगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला, एक डिफिनेशन, नया डिफिनेशन देंगे हम। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन कहता है कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid known as फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कहता है कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो वेपर प्रेशर सॉलिड का तो लेना होगा, समथिंग जो होते हैं, मान लो कि ये आइस है, तो आइस जो है ये क्या होगा, ये जिस टेम्परेचर पे लिक्विड होगा उसी टेम्परेचर पे ये गैस भी बन सकता है। यानी कि सब्लिमेशन और इसका ये सब्लिमेशन और फ्यूजन दोनों ही प्रक्रिया लगभग एक साथ होती है। तो ये जो है, जो मतलब नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले रहे हैं यहाँ पे, वो सॉलिड वेपराइज्ड होते हैं, मिनिमम वेपराइज्ड होंगे, लेकिन वेपराइज्ड होंगे तो इनके वेपर प्रेशर को हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए कि इनके वेपर प्रेशर को, ये वेपर प्रेशर ले लिए, और वेपर प्रेशर किसका ले लिया हम, ये वेपर प्रेशर ले लिए सॉलिड का, ठीक है। इसी प्रकार हम यहां से एक लेते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये हम ले लिए, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम ले लिए, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये कहता है कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर जो है यहां पे, अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो जिस टेम्परेचर पे मिलेगा, टेम्परेचर चल रहा है यहां पे, चलो मिलाकर देखते हैं, इसको मिलाते हैं यहां से, तो ये तकरीबन यहां जाकर मिलेगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम यहां पे x मान लेते हैं, ठीक है। सॉलिड को हम थोड़ा सा और ऊपर लिखें, चलेगा, ये सॉलिड हो गया, तो ये x मान लेते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन जिस पॉइंट्स पे जाकर मिलता है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग मान लिए y, इसको मान लिए x, इसको मान लिए y। अब आप देखोगे कि जिस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, कहता ना, वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये टेम्परेचर यहां पे है, तो इस टेम्परेचर को हम लोग ले लेंगे T0F, इस टेम्परेचर को क्या लेंगे, T0F, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हमारा जो होगा T0F होगा, चूंकि ये T0F सॉल्वेंट का है टेम्परेचर, यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, जो T0F यहां माने थे हम लोग। सॉल्यूशन का जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, तो सॉल्यूशन का देख रहे हैं कि यहां पे आ रहा है, तो ये हो गया T0, ये TF हो जाएगा, ये हो गया TF, जो हम लोग सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माने हैं, ये TF हो गया। अब इस बात को डिफिनेशन से मिलाई, थोड़ा डिफिनेशन भी कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट वेपर प्रेशर आकर यहां जब मिलता है, यहां बराबर होता है, तो यह पॉइंट पे जो टेम्परेचर यूज हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। सॉल्यूशन का पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट पे जो आ रहा है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो चूंकि टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, तो T0F ज्यादा है TF से, यहां लिखे थे हम T0F ज्यादा है TF से, इन दोनों के डिफरेंस को लेंगे हम,
तो हम लोग डेल्टा टी एफ कहेंगे, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ तो ये हो जाएगा आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। समझ में आया होगा कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और यही है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, तुरंत मिटाते हैं इसको, जल्दी नोट करें आप लोग। सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर। एक ही पॉइंट समझना आप लोगों को कि सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर जब सॉल्वेंट का होता है तो वह टेम्परेचर टी नॉट एफ, यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन जहां मिलता है वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो दोनों का डिफरेंस है, उस डिफरेंस का नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहां पे डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे तो डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ लिखेंगे। यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये देखे हैं कि यहां पे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। यहां लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी एफ। यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। यहां m जो है वो मोलालिटी है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेयर के एफ इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो कांस्टेंट है वो केएफ माना गया, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माना गया। तो एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू केएफ गुने ए इंटू 1000 बट्टा मोलर मास ऑफ सॉलिड इंटू बी। तो यहां पे चूंकि वेन weight of solute, when weight of solute is taken in ग्राम, सॉलिड के वेट को जब ग्राम में लेते हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि 1000 में यूज करेंगे। तो डेल्टा टी एफ फाइनली क्या लिखेंगे, के एफ इंटू weight of solid into 1000 बट्टा मोलर मास into weight of solvent, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू number of moles of solute into 1000 divided by weight of solvent, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको, ये मतलब फाइनल फॉर्मूला हम लोगों का आता है, या हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को n मान लेते हैं, तो n इंटू 1000 बट्टा
वेट ऑफ सॉल्वेंट को बी मान लेते हैं, तो ये हमारा, या डब्ल्यू बी मान लें इसको, डब्ल्यू बी, और यहाँ आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए, तो हमारा ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है। तो फाइनली हम लोग ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला जो है वो पहले वाले फॉर्मूला से मिलता जुलता है। अगर हम लोग इस मास को, मतलब कि सॉल्यूट के, एक मिनट, व्हेन वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन ग्राम, अगर सॉल्वेंट के वेट को ग्राम में लेते हैं तब 1000 में लेते हैं। यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन इन केजी। अगर केजी में लेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस यही इसका फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूला लिखिए, या आप ऐसे भी लिखिए, के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू ए डिवाइड बाय मोलर मास इंटू डब्ल्यू बी इन केजी लिख सकते हैं। तो बुक्स वगैरह में ये फॉर्मूला ज्यादा मिलेगा। अगर 1000 में, मतलब केजी में लेंगे तो ये फॉर्मूला, अगर आप ग्राम में लेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। क्लियर है दोनों फॉर्मूला? आइए इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ केएफ वही होगा। यहाँ भी मान लो कि केएफ यहाँ पे इस पूरा पार्ट यहाँ जाएगा तो डेल्टा टीएफ का केल्विन होता है, ठीक है, तो केल्विन पहले आ जाएगा, ये जाएगा तो केजी आएगा, केल्विन केजी, और ये आपका मोल ऊपर हो जाएगा तो केल्विन केजी पर मोल। तो जो आप यूनिट वहां पढ़े थे डेल्टा टीएफ का, ये केएफ वहां केबी का जो पढ़े थे वही आप यहाँ केएफ का भी पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। इस पे आते हैं, अब न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि न्यूमेरिकल क्या होती है। क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसको बनाएंगे। तो आंसर हम लोग यहाँ बनाएंगे फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन 220 ग्राम वाटर, तो यहाँ पे वाटर यानी कि बी दिया गया 220 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर को हम लोग बी माने थे तो वाटर को बी ले लिए। कभी भी गिवन पहले लेना होगा, बात समझिए। तो बी दिया गया 220 ग्राम ऑफ वाटर एंड 9 ग्राम ग्लूकोज। तो ए कितना दिया गया है? 9 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है। इस डिजॉल्व कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। केएफ दिया गया हमें, केएफ हो गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो वाटर का केएफ का वैल्यू ये होता है, भी याद कर सकते हैं आप। कहीं भी वाटर का सॉल्यूशन अगर होगा तो वाटर का केएफ कभी भी इतना ही होगा। केएफ और केबी कभी भी सॉल्वेंट के लिए होता है, इसको मैंने पहले ही बताया था। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालना है टीएफ बराबर व्हाट। तो चूंकि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू ए इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, डब्ल्यू ए लिख देते हैं, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी, है ना, ये डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी। चलिए डेल्टा टीएफ पर निकालना होगा। डेल्टा टीएफ क्या होगा? केएफ का मान रखिए 1.86 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 9 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। चूंकि ग्लूकोज है ना, इसमें क्या लिए हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है, 180 इंटू 220। सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो ये आ गया आपका 1.86 में जीरो से गुना कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका
10 है, 10 से गुना करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 18.6 बट्टा ये 44। तो डेल्टा टीएफ आपका ये भाग देने पर आएगा यहां पे 0. चूंकि 18.6 है, ये 44 है, 220, ठीक है। यहां पे आएगा आपका 0.423। तो डेल्टा टीएफ आ गया 0.423। तो चूंकि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू T0 एफ माइनस टीएफ, हमें तो टीएफ निकालना है, तो इसलिए टीएफ इज इक्वल टू T0 एफ माइनस डेल्टा टीएफ। तो बाबू T0 एफ जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट कौन है इसमें, वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस डेल्टा टीएफ कितना है -0.423। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इसलिए आपका टीएफ का आंसर आ गया यहां पे माइनस में आया, ठीक है। यहां भी तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, यहां पे आंसर आ गया टीएफ इज इक्वल टू -0.423, और यही हमारा आंसर हो गया टीएफ बराबर -0.423। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। हम लोग अब बनाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। बेटा उतारते जाइएगा आप लोग, वीडियो पॉज करके भी उतार सकते हैं आप लोग, एक एक पॉइंट को समझिएगा क्वेश्चन बनाना कैसे है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन बनाएंगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग इसमें सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में कहता है इन एक्वा सॉल्यूशन 5% यूरिया। तो 5% का अर्थ क्या हुआ, बाय वेट का, 5% इज गिवन बाय वेट। तो यहां पे यानी कि यूरिया हो गया 5 ग्राम, पूरे सॉल्यूशन में यूरिया 5 ग्राम है, तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हमारा कितना होगा 100 ग्राम है। तो लगभग सॉल्यूशन का मास ही सॉल्वेंट का मास होता है। अगर आप चाहो तो 100 में से 5 घटा भी सकते हो, नहीं तो 100 ही रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग अगर सॉल्वेंट का मास देखें तो ये हमारा कितना आएगा 95 आएगा, 95 आएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू ए हो गया 5 गुने 1000 बट्टा केएफ का मान रख देते हैं 1.86, और यहाँ पे हमें क्या दिया, यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, और इसका मास निकालोगे तो 60 आएगा। 2 नाइट्रोजन 28, हाइड्रोजन 4, तो 28 और 4 32, कार्बन 1 12 जोड़ लो, 32 2 कितना हुआ 34 और 10 44 और 16 जोड़ लो इसमें, 44 और 6 50 और 10 60, टोटल 60 आते हैं। तो यहाँ पे 60 और इंटू यहाँ पे 95 बोले थे, रख लो। अब इस सबको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा डेल्टा टीएफ का वैल्यू आएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको ये आएगा आपका 1.52 के करीब में, 1.52 के करीब में ये सारा वैल्यू आएगा। अब हम लोग यहां से चाहें तो फिर निकाल सकते हैं। तो चूंकि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू T0 एफ माइनस टीएफ, हमें तो निकालना है टीएफ, तो यहां आ गया T0 एफ माइनस डेल्टा टीएफ 0 माइनस 1.52, दैट मीन्स माइनस 1.52 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 1.52। तो इस तरह से क्वेश्चन समझ में आता है। अगर सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है तो यहां निकालने के बाद फिर यहां से निकालना पड़ेगा, यहीं पे छोड़ देंगे आंसर गलत हो जाएगा। तो ये था सेकंड नंबर, इसको समझ लीजिए आप। यूरिया का मास 60 हो गया, सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास घटा देंगे, सॉल्वेंट का मास 95 आ जाएगा। चलिए ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हम लोगों का है, इसमें थर्ड नंबर का आंसर क्या है, ये पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ ए सर्टेन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो चलिए गिवन में ले लेते हैं सब।
तभी समझ में आएगा। गिवन में सर्टेन नॉन वोलेटाइल मतलब हमको मालूम नहीं है कि ये वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा है। तो W ये दिया गया 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम दिया था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सब्सटेंस 20 ग्राम ऑफ वाटर, फिर यहाँ पे वाटर ही लिए तो ये 20 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, यहाँ पर 20 ग्राम वाटर दिया गया। फ्रीजिंग पॉइंट एट इतना पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, TF दिया हुआ है 271.94 केल्विन में दिया गया है। ध्यान कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस बार सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। व्हाट डेल्टा TF तो निकालना पड़ेगा। तो चूंकि डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF होता है, और चूंकि वाटर है तो ये 0 होगा, 0 सेल्सियस में ना, केल्विन में लेंगे तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा, माइनस 271.94 हो जाएगा। घटाएंगे तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.106 हाँ 1.06 है ना, आएगा घटाने के बाद 1.06 आएगा। 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 990 हो गया, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 है, बाकी तो कट 1.06 डेल्टा TF बराबर 1.06। तो आइए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चूंकि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 बाई MA इंटू WB। डेल्टा KF का वैल्यू कितना है 1 पॉइंट नहीं, KF का मान यहाँ पे दिया 1.86 है, वाटर है तो लेना चाहिए हमको 1.86। WA हो गया कितना 1.25, 1000 बट्टा मोलर मास हमें निकालना है। चलिए मोलर मास हमें निकालना है। WB कितना दिया गया 20 दिया गया है, डेल्टा TF 1.06। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम अगर कटाएं तो 20 25 100 50 हो जाएगा। तो MA इज इक्वल टू 1.86 इंटू 50 से गुना करेंगे इसमें तो 50 25 के 5 2 15 10 2 12 के 2 1 5 1 6 और एक और जीरो रहेगा तो पॉइंट चला गया यहाँ पे, यानी 62.50 डिवाइडेड बाई 1.06। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा 109.66 मोलर मास हमें मिल गया 109.66। तो इस तरह से मोलर मास और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल जाएगा आराम से। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इसमें ज्यादातर हमने वाटर ही लिया, और भी आपको सॉल्वेंट मिलेगा तो KF चेंज हो जाएगा, लेकिन वाटर का KF क्या होगा 1.86। तो बन जाएंगे क्वेश्चन। समझ में आ रहा है टोटल, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर बस इतना ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।